नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले दिनों नासिक में एक ढोंगी पकड़ा गया था जो खुद को ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजिस्ट होने का दावा करता था और इल्जाम है कि उस आदमी ने अनगिनत महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, रेप किया। यह मामला अब काफी बड़ा हो चुका है। इस आदमी का नाम है अशोक खरात, जिसे भोंदू बाबा के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल यह है कि अशोक खरात यानी भोंदू बाबा आखिर इतने सारे महिलाओं को कैसे फांसता था, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े लोग, नेता, कारोबारी, प्रभावशाली लोग सब उसके दीवाने थे और उसके दफ्तर में आकर हाजिरी लगाते थे। आखिर अशोक खरात ने ऐसा कौन सा जाल फैला रखा था कि लोग उसके सामने चूं चपड़ करने से यानी कुछ बोलने से उसके खिलाफ डरते थे और महिलाएं खुद को उसके सामने सरेंडर कर देती थी। तो इसकी मोडस ऑपरेंडी को लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या आप यकीन करेंगे कि अशोक खरात उर्फ भोंदू बाबा नाम के इस आदमी ने महिलाओं को फंसाने के लिए डेट रेप ड्रग का इस्तेमाल किया, यानी उस दवा का जिसका इस्तेमाल आमतौर पर शोहदे और आशिक मिजाज लोग करते हैं लड़कियों को एक्सप्लॉयट करने के लिए। बहुत सारे रेव पार्टीज में, पब्स में, डिस्कोथेक में लड़कियां जब नशे में चूर हो जाती हैं तो उन्हें शराब के नशे के बाद अक्सर ऐसे लोग जो फर्जी किस्म के होते हैं और लड़कियों का यौन शोषण करने की ताक में रहते हैं, ऐसे लोग डेट रेप ड्रग जो है उनके ड्रिंक्स में मिला देते हैं। और ये ड्रग मिलाने के बाद लड़कियां न तो पूरी तरह होश में रहती है और न वो पूरी तरह बेहोश होती है। इसके बाद एक तरह से देखा जाए तो जो भी लड़की या महिला होती है, अगर कोई उसके साथ ज्यादती करता है तो वो चाहे अनचाहे उस काम के लिए वो कंसेंट देती है। और ऐसा समझा जाता है कि अशोक खरात और भोंदू बाबा भी इसी डेट रेप ड्रग का इस्तेमाल करके महिलाओं का यौन शोषण किया करता था। पुलिस को तकरीबन 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स अशोक खरात के कब्जे से, उसके दफ्तर से मिले हैं और इन वीडियो क्लिप्स में अनगिनत महिलाएं अशोक खरात के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रही हैं। इसमें से तकरीबन 170 क्लिप्स ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग पोर्न साइट्स पर डाला जा चुका है और महाराष्ट्र पुलिस के लिए, खासकर नासिक पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो गई है कि ऐसे वीडियोस का जो आउटफ्लो है, बाहर निकलना, लगातार सर्कुलेट होना, उसे कैसे रोका जाए। 170 वेबसाइट से महाराष्ट्र पुलिस ने, नासिक पुलिस ने इन वीडियोस को टेक डाउन करवा लिया है, यानी वापस ले लिया है, उन्हें उन वेबसाइट से निकलवा दिया गया है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अशोक खरात का शिकार बनी हैं और जिनके वीडियो क्लिप्स अशोक खरात के कब्जे से मिले हैं और पुलिस को मिलने से पहले ये वीडियो क्लिप्स लीक हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं जो हैं अब घबराती हैं घर से बाहर निकलने से। उन्हें डर लगता है कि अगर वो समाज में कहीं जाएंगी तो शायद लोग उन्हें पहचान ले कि इसका वीडियो हमने अशोक खरात के साथ देखा था, और फिर उस महिला के बारे में लोग जजमेंटल हो जाएं और लोकलाज का भय उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस क्राइम का डायमेंशन यानी इसका दायरा कितना बड़ा है, आप ये इसी बात से समझिए कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, जहां वो काम करती हैं, वहां पर उन लोगों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये फरियाद की है कि उन्हें कुछ दिन या कुछ महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो घर से बाहर निकलने से डर रही हैं, क्योंकि उनका भी वीडियो अशोक खरात के साथ हो सकता है या अशोक खरात के साथ उनका भी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो है। इस वजह से वो घबरा रही हैं। उनका ये कहना है कि कुछ दिनों के बाद जब ये मामला ठंडा हो जाएगा और केस जो है कोर्ट में चला जाएगा, पूरी तरह इस मामले में ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी, तब शायद इतना सर्कुलेट ये वीडियोज़ ना हो और उन्हें फिर लोग आइडेंटिफाई न करें। इसीलिए कुछ दिनों के लिए उन्हें कम से कम वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी जाए। ये वो महिलाएं हैं जो कामकाजी हैं और किसी वजह से अशोक खरात के संपर्क में आ चुकी हैं। आप सोचिए कि ये अपराध कितना बड़ा है। नासिक पुलिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, नासिक पुलिस की एसआईटी ने, जिन नंबर्स पर पुलिस ने अशोक खरात का शिकार बनने वाली महिलाओं और उनके साथ साथ उन अमीर लोगों, कारोबारियों और आम लोगों को भी कंप्लेन करने की छूट दी है, बल्कि अपील की है, जिन लोगों के साथ अशोक खरात ने ठगी की। और अब जो मामला एक केस से शुरू हुआ था
वो अब 10 केसेस में कन्वर्ट हो चुका है। अशोक खरात के खिलाफ अब तक 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इन 10 मामलों में 8 मामले तो रेप के ही हैं। यानी 8 मामले ऐसे हैं जो महिलाओं ने दर्ज कराए हैं, वो महिलाएं जिन्होंने अशोक खरात के कब्जे में आने के बाद और अपना यौन शोषण हो जाने के बाद अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई है। और इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिनसे अशोक खरात ने कथित तौर पर लाखों करोड़ों रुपए वसूले हैं, ठगी कर ली है। इनमें एक पुणे का बहुत अमीर कारोबारी है जिससे लाखों रुपए के साथ साथ एक हाई एंड मर्सिडीज बेंज कार अशोक खरात ने धोखे से लूटी। और इसके अलावा इल्ज़ाम ये भी है कि उसने जो सिन्नर इलाके में जो फार्म हाउस बनाया है, उस फार्म हाउस के लिए टर्की और इजराइल से फर्नीचर मंगवाए लाखों रुपए के। यहां तक कि इन फर्नीचरों में जो इजराइल से फर्नीचर मंगाए गए उन्हें पवित्र फर्नीचर बताया गया। ऐसा मैंने तो अपनी जीवन में पहली बार सुना है, शायद आपने भी पहली बार सुना हो कि कोई फर्नीचर जैसी चीज भी पवित्र हो सकती है और पवित्र फर्नीचर किसी देश से इंपोर्ट करके मंगवाया जा सकता है। लेकिन जो लोग ठगी के धंधे में होते हैं, डपोरशंखी हरकतें करते हैं, अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं, वो लोग इस तरह की शिगुफेबाजी करते हैं और वो आदमी जो इनका क्लाइंट होता है वो पहले से ही परेशान होता है। उन्हें इस तरह के बाबानुमा लोग जो भी कहते हैं वो आंख मूंद कर उन चीज़ों पर यकीन करते हैं। पुणे के इस कारोबारी के साथ ऐसा ही हुआ है और उस कारोबारी के करोड़ों रुपए अशोक खरात नाम के इस ढोंगी बाबा ने हड़प लिए हैं, ऐसा उस कारोबारी का कहना है और उसने बाकायदा एसआईटी में तहरीर दी है और अशोक खरात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले की शुरुआत आपको तो याद होगा पिछले महीने हुई जब अशोक खरात को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तारीख मेरे ख्याल से 17 मार्च की है, लेकिन अशोक खरात के खिलाफ शिकायतें पुलिस को मिलने की शुरुआत पहले ही हो गई थी और इसीलिए पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया था। वो तो भला हो महाराष्ट्र पुलिस का कि लुकआउट नोटिस महाराष्ट्र पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी से पहले इशू कर दिया, जिसकी वजह से अशोक खरात विदेश नहीं भाग सका, वरना ये भी किसी ऐसे देश में छुपा होता जहां पहुंच पाना भारतीय कानून और भारतीय पुलिस के लिए शायद मुश्किल हो जाता। अशोक खरात के खिलाफ ये मामला पहली बार तब सामने आया जब अशोक खरात के ही ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के की पत्नी के साथ अशोक खरात ने ज्यादती की। हुआ यूं कि एक नौजवान लड़का अशोक खरात के ऑफिस में काम किया करता था। उसकी पत्नी को कुछ शिकायत हुई, कोई तकलीफ हुई, पति पत्नी दोनों अशोक खरात से मिलने के लिए गए। उन दिनों ये महिला यानी अशोक खरात के एम्प्लॉय की बीवी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो जब दोनों मिलने के लिए गए, अशोक खरात ने अपने एम्प्लॉय को तो बाहर निकाल दिया, उसकी बीवी के साथ अकेले में तंत्र मंत्र, काला जादू, आडंबर, कर्मकांड के नाम पर बात करने लगा और फिर उसकी बीवी से उसने कहा कि अगर वो उसके साथ रिलेशन नहीं बनाती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा है 7 महीने का उसकी मौत हो जाएगी। कोई भी एक्सपेक्टेड मदर, कोई भी वुड बी मदर अगर इस तरह की बात सुने कि उसके बच्चे की मौत हो जाएगी, आप समझिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो महिला अंदर से कांप गई। उसने अपने पति को नहीं बताया और यही डेट रेप ड्रग, तमाम तरह के सेडेटिव लेस्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें पिलाकर उसने अपने दफ्तर में अपने ही एम्प्लॉय की वाइफ के साथ यौन शोषण किया। उस समय तो ये घटना हो गई, लेकिन फिर पीड़ित महिला ने घर जाकर अपने पति को ये बात बताई। उसका पति जो कि अशोक खरात के एम्प्लॉय था, उसने जब ये बात सुनी तो उसका खून खौलने लगा। उसको लगा कि भाई ये तो ऐसा आदमी है जो मुझे और मेरी बीवी को भी नहीं बख्श रहा है, दूसरी महिलाओं को ये क्या छोड़ता होगा, इसके पास इतनी महिलाएं आती हैं। ये सोचकर उस नौजवान लड़के ने अशोक खरात के दफ्तर में खुफिया कैमरा लगा दिया और तब उस खुफिया कैमरे में ऐसी ऐसी तस्वीरें कैद हुई, ऐसे ऐसे वीडियोस कैद हुए जिसे देखकर उस नौजवान का दिमाग चकरा गया। वो घबरा गया, उसके होश फाख्ता हो गए। अशोक खरात को जब पता चला कि उसी के एम्प्लॉई ने उसकी कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर ली है, यानी उसे कानून के शिकंजे में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली है, तो वो घबरा गया और उसने अपने एम्प्लॉय के खिलाफ उल्टा केस दर्ज करवा दिया और केस दर्ज करवाया कि ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। एम्प्लॉय तो सख्ते में था, पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन इसी बीच एक पीड़ित महिला जो अशोक खरात की सताई गई अनगिनत महिलाओं में एक है, वो नासिक पुलिस के पास पहुंची और उसने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। ये आपबीती रोंगटे खड़े करने वाली थी। इस महिला के साथ अशोक खरात पिछले 10 सालों से लगातार रेप कर रहा था, उसका यौन शोषण कर रहा था। इस सिलसिले की भी शुरुआत डेट रेप ड्रग से हुई थी।
ये महिला कभी अपनी समस्या को लेकर उससे मिलने गई थी। उसके बाद इस महिला को उसने बुरी तरह से डराया और डराने के बाद कभी कहता तुम्हारा पति मर जाएगा, कभी कहता तुम्हारे बच्चे की मौत हो जाएगी, कभी बताता कि भयानक बीमारी हो जाएगी, और अपने साथ तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर वो उस महिला का यौन शोषण करता। ये इतना शातिराना जाल बट्टा इसने बुन रखा था कि इसने अपने स्टाफ को ये हिदायत दे रखी थी कि जब तक मेरे कमरे के झूमर की लाइट ऑफ रहेगी तब तक बाहर से कोई भी अंदर नहीं आएगा, और जैसे ही झूमर का लाइट स्विच ऑन हो जाएगा ये एक संकेत होगा, इंडिकेशन होगा कि मेरे कमरे में कोई भी फिर बाहर से नेक्स्ट क्लाइंट जो है वो आ सकता है। कहने का मतलब ये कि अपने ही दफ्तर में वो महिलाओं का यौन शोषण करता और इसके लिए बाकायदा कोड लैंग्वेज बना रखा था, एक तरह से सांकेतिक भाषा तैयार कर रखी थी अपने स्टाफ्स को ये कन्वे करने के लिए कि कब बाहर से लोगों को भेजना और कब नहीं भेजना है, और उसी कमरे में ये महिलाओं का यौन शोषण करता। उसी कमरे के वीडियोस सामने आए हैं जिनकी तादाद जो है सैकड़ों में है, सैकड़ों में। 100 वीडियो तो एसआईटी के कब्जे में है। अब ये जो महिला है जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उसने ये बताया कि 10 सालों तक यौन शोषण करते करते इस महिला के साथ अशोक खरात ने इतनी ज्यादती की कि वो बीच में एक बार प्रेग्नेंट हो गई, और तब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की दवा अशोक खरात ने उसे धोखे से खिला दी। उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई क्योंकि अशोक खरात खुद जो है वो फंसना नहीं चाहता था। यानी ये शख्स जो इल्ज़ाम सामने आए हैं, अगर वो इल्ज़ाम सच्चे हैं, जैसा कि अपरेंटली यानी फौरी तौर पर लगता है कि सच्चे हैं, इसे सुनकर लगता है कि कोई इंसान जो है कितना नीचे गिर सकता है, किस हद तक कोई इंसान नीचे गिर सकता है, वो भी तब जबकि वो इंसान शादीशुदा है, उसकी अपनी बीवी है, जवान बेटा है, भरा पूरा परिवार है। इसके बावजूद वो इतनी महिलाओं का लगातार सालों साल यौन शोषण कर रहा है। महाराष्ट्र के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस मामले में एक दावा किया है। उनका ये कहना है कि अशोक खरात जो है, विजय कुंभर आरटीआई एक्टिविस्ट का नाम है, उसने लोगों को ठगा और ठग कर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की दौलत इकट्ठा की। ये जो नासिक है, नासिक जिले में एक तालुका है सिन्नर, उस सिन्नर तालुका में इसने अपना एक फार्म हाउस बना रखा है। क्या आप यकीन करेंगे कि फार्म हाउस के अंदर जो उसने इंटीरियर्स लगवाए हैं वैसा तो शायद, मतलब कहते हैं ना, किसी बड़े से बड़े कारोबारी या हमारे देश में जो अमीर कारोबारी हैं जिनका नाम सबकी ज़ुबान पर है, मतलब ऐसे स्टोरी के साथ उनका नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, उनके घर में भी नहीं होगा। तो अशोक खरात के बारे में ये बताया जाता है कि वो इसी फार्म हाउस में लोगों से रुपए ठग कर इन्वेस्ट किया करता था, और फार्म हाउस के अलावा बहुत सारे कारोबार में उसने पैसे लगा रखे थे। उसने मंदिर बनवाए, ट्रस्ट बनवाया, और उस ट्रस्ट में जो है महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रूपाली चाकणकर, उनको उसने ट्रस्ट में अच्छा ओहदा दिया। और रूपाली चाकणकर के बारे में ये कहा जाता है कि रूपाली चाकणकर आंख मूंद कर अशोक खरात पर यकीन करती थी। एक लोकल जर्नलिस्ट ने जब अशोक खरात के करतूतों को लेकर एक खबर छापी तो रूपाली चाकणकर ने बाकायदा उस जर्नलिस्ट को फ़ोन किया और ये कहा कि तुमने कैसे ये खबर छाप दी, तुम फ़ौरन अशोक खरात के खिलाफ जो तुमने खबर छापी है उसको रिपेयर करने के लिए उस खबर का खंडन प्रकाशित करो, रिजॉइंडर प्रकाशित करो। उस जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने तो नाम भी नहीं लिखा है, मैंने तो सिर्फ घटनाक्रम लिखा है। तो रूपाली ने कहा कि घटनाक्रम लिखने से क्या होता है, सारी बातें इशारा कर रही कि अशोक चाकणकर ही है, और मैं जानती हूँ कि वो आदमी देवता आदमी है, तुम उसे बेवजह फंसा रहे हो, बदनाम कर रहे हो। उस महिला को मेरे पास भेजो जिस महिला ने तुमसे ये बात कही है, तुमने किससे पूछकर छापा। तो एक पत्रकार लोकतंत्र में इतना स्वतंत्र तो होता ही है कि अगर उसके पास कोई वेरीफाइड और वैलिड न्यूज़ है तो वो उसे छापे, उसे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पत्रकार ने तीव्र विरोध दर्ज किया, और इस पत्रकार ने अब हमारे जो आज तक के सहयोगी हैं ओमकार वाबले, उनसे भी बातचीत की है। इनका नाम है दत्ता खेमनार। दत्ता खेमनार का कहना है कि महिला आयोग की अध्यक्ष जब अशोक खरात जैसे किसी ऐसे आदमी जो सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व हो उसकी बचाव कर में उतर जाए और बाकायदा वो निर्दोष है ये बताते हुए लोकल पुलिस को चिट्ठी लिखने लगे, तो आप समझिए कि किस तरह का नेक्सस अशोक खरात ने बना रखा था। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम लोग उसके पास आया करते थे। अब अशोक खरात की पोल पट्टी खुली है। वो आज की तारीख तक यानी 1 अप्रैल तक एसआईटी की हिरासत में
था या है, जो भी कह लें, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं है कि इसके बाद एसआईटी उसका रिमांड फर्दर एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट में अपील करेगी या फिर उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह से उसकी करतूतों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, जिस तरह से उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी सामने आ रही है, वो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली है, डरावनी है। वो महिलाओं को डराया करता था। नकली बाघ का छाल यानी बाघ की चमड़ी उसने अपने दफ्तर में रखे हुए थे। कुछ प्रॉप्स जिसे कहते हैं टीवी या प्रोडक्शन की भाषा में, यानी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिनको शूट में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नकली प्लास्टिक के या रबर के बने हुए सांप हो, कोई जंतु जानवर हो, वो सब वो अपने कमरे में रखा करता था, जिन्हें देखकर लोग घबराते थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो रिस्पॉन्सिव होते हैं, जैसे आपने कई एआई के ऐप हैं ना, चाहे वो आईफोन का सीरी हो या गूगल का जेमिनाई हो, जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं वर्बली। तो उस तरह के ऐप्स उसने अपने मोबाइल फ़ोन में रखे हुए थे। महिलाओं को जब वो अपने कमरे में बुलाता था, उन्हें डेट रेप की दवाएं दे दिया करता था, उसके बाद ये जो है चिल्ला कर कोई बात करता था, तो वो ऐप जो है मोबाइल से वो भी रिस्पॉन्ड वो ऐप करती थी। और जब उसकी आवाज़ आती थी तो उन महिलाओं को बताता था कि देखो, इस कमरे में एक अच्छी आत्मा है जो हमारी ये सारी बातें सुन रही है और अपनी बात बता रही है। फिर वो उस महिला को और प्रभाव में लेता और फिर उसका यौन शोषण करता। इस तरह से एक नहीं, अनगिनत हथकंडे उसने महिलाओं के यौन शोषण के लिए अपना रखे थे और सालों साल ये कृत्य, ये करतूत वो कर रहा था। तकरीबन 20 सालों से उसका ये जाल बट्टा चल रहा था, लेकिन अब उसकी पोल खुल चुकी है। हिंदू धर्म में कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अशोक खरात का मामला इसका सटीक उदाहरण है। अब तो कर्मा वर्ड जो है वो इंग्लिश में भी आ चुका है, और कर्मा जैसा होगा वैसा इंसान को उसकी भरपाई करनी होगी। अशोक खरात के कर्म जो है अब लौट कर अशोक खरात पर भारी पड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अशोक खरात शिकंजे में है कानून के। पत्नी की तलाश में छापेमारी हो रही है। बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और कई ऐसे लोग रडार पर हैं जो अशोक खरात के मददगार बताए जाते हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और कौन कौन सी नई बातें सामने आती है और कैसे कैसे खुलासे होते हैं, उसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा जब कोई नया अपडेट हो। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक फौजी जो कानून का गुनहगार था वो कोर्ट और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया था, वो तकरीबन 13 सालों के बाद, जुर्म के 13 सालों के बाद अपने पैन कार्ड की वजह से और गैस सिलेंडर बुक करने की वजह से पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, अगर आप उस कहानी को सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने उस कहानी पर कमेंट किया है। कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स आइए पढ़ता हूं और उसका जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। जगदीश चांडेगड़ा जी हमारे मतलब पुराने लिसनर हैं, रेगुलर हमारी स्टोरी सुनते हैं, और उन्होंने बहुत हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स वो लिखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज भी उन्होंने लिखा है। उद्रेश बिंद ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि मुजरिम अगर पकड़ा भी गया तो 13 सालों के बाद, वाह रे मेरे देश का कानून। खैर देखिए बिन साहब, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि वो पहले पकड़ा गया था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। ज़मानत जो है किसी भी मुलजिम को मिलना उसका हक है, और ख़ासकर अगर कोई ऐसा मुलजिम जो मान लीजिए हाईकोर्ट में है, अपनी अपील लेकर जा रहा है, तो हाईकोर्ट उसे ज़मानत देती है। इसके बाद अगर कोई ज़मानत को जंप करके भाग जाए, यानी ज़मानत के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वायलेट करके भाग जाए, तो फिर उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले के लिए कानून और पुलिस की बहुत ज़्यादा शिकायत करनी चाहिए। ये तो देखिए बेसिकली जब तक किसी आदमी के केस की सुनवाई हो रही है, आप उसे पूरी तरह दोषी भी तो नहीं मान सकते। तो अगर कोई दोषी नहीं है, सालों साल वो जेल में पड़ा हुआ है, जेल में भी अब लोगों के रहने की जगह नहीं है, तो आप समझिए कि क्या हाल होगा। तो इसीलिए इस मामले को मैं कानून और पुलिस के खिलाफ नहीं मानता, बल्कि ये मामला जो है एक ऐसे क्रिमिनल का है जो क्रिमिनल होने के साथ साथ इतना बड़ा धोखेबाज था कि वो कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंकने से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार उसकी जगह वही हुई जो होती है बड़े घर में, यानी जेल में। तो इंग्लिश प्लैनेट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट टुक 13 years to arrange the PAN card number. He was an ex-army personnel, so his whole details were on record. This is a clear proof that police did not want to work before
द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं। अब इस बात से क्यों सहमत हूं? क्योंकि ये तब की बात है जब वो बेल जंप करके फरार हो चुका था। पहले जो उसका मामला है, उस मामले को पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसे अरेस्ट करके उसे लोअर कोर्ट से सजा भी दिला दी थी। तो इनिशियल स्टेज पर पुलिस का काम सही था। लेटर स्टेज में पुलिस ढीली पड़ गई थी, लेकिन जब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई तो पुलिस ने फिर बहुत प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया और उसे पकड़ा। तो अशोका शुक्ला ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इन्होंने कहा है कि अगर पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी तो कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। पांडुरना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर 2023 में मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना है, ये प्रशांत जी ने जानकारी दी है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, प्रशांत जी नहीं, प्रसन्ना तारे ने, नहीं, प्रसन्ना तो है अत्रे, या प्रसन्ना TRA ऐसा लिखा हुआ है, मुझे मतलब सरनेम का नहीं पता चल रहा है। इन्होंने ये जानकारी दी है, थैंक यू वेरी मच। पांडुरना जो है मुझे लगता है थोड़ा गुमनाम सा ज़िला है, ये नया नया बना है, जैसा कि आपने बताया 2023 में ही बना है। कल्पना गुप्ता ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वी अप्रिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। बलकार सिंह धंजू अनूपगढ़ से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। आपकी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ में 5 दिन पुरानी दिखा रहा है, रिसेंट वीडियोज़ से ढूंढी है ये वीडियो, प्लीज़ अपडेट द लिस्ट। बिल्कुल, मैं अपने जो टीम के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने उस स्टोरी में, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने सुनाई थी, उसकी डिटेलिंग के लिए जो है उन्होंने तारीफ़ की है। मेहदी रिजवी ने भी कमेंट किया है, पांडुरना जब मैं दक्षिण एक्सप्रेस से सफ़र करता हूँ तो नागपुर का अगला स्टॉप वही है सर जी, इन्होंने कहा। मनी राय ने भी कमेंट किया है, राइट सर। इसके अलावा शंकर सेट समथिंग है, मतलब नाम समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने अलग से नाम लिखा है कि नहीं, मैं देखता हूँ। नहीं, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आई एम फैन ऑफ योर स्टोरी टेलिंग, आई लिसन टू योर एपिसोड्स ऑल द टाइम, अ कपल ऑफ थिंग्स इन दिस स्टोरी। उसके बाद उन्होंने कुछ बातें लिखी है। ये जो चीज़ है, जो आपने पॉइंटर्स लिखे हैं, इसको मैं पर्सनली पढ़ूंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अगर एक कमेंट जो है उसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जाऊंगा तो बाकी लोगों के नाम और कमेंट्स नहीं ले पाऊंगा। तो रंजन डी कामले ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रेखा बभोर जी का कमेंट है, और इसके अलावा कम्युनल अल्टीमेटम टाइप का एक आईडी है मतलब कुछ इस तरह से नाम है। कल्पना गुप्ता और श्याम साहिब का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। दुर्गा करकी जी हैं, फिलहाल ये मुक्तसर में रहते हैं, और इन्होंने कहा है कि जो दोषी है जिसे पुलिस ने पकड़ा है 13 सालों के बाद, उसे वो कोर्ट में देख चुका है। तो खैर, बहुत सारे लोग, हमारा इतना बड़ा देश, अलग अलग जगह, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग तरह के कमेंट्स, सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होऊंगा किसी और जानकारी, किसी और खबर के साथ, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।